माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के ई लर्निंग प्रोग्राम की अपनी इस कक्षा में सभी विद्यार्थियों का स्वागत करती हूँ। मैं डॉक्टर सविता सिंह, गृह विज्ञान शिक्षिका, नगर पालिका बालिका इंटर कॉलेज गाजियाबाद से। आज हम कक्षा 11 के विषय गृह विज्ञान में अध्याय 11 का अध्ययन करेंगे। हमारे अध्याय का नाम है विकास तथा क्रियात्मक क्षमता पर व्यायाम का प्रभाव, भाग 2। आज हम इसके भाग 2 का अध्ययन कर रहे हैं। इसके भाग 1 का अध्ययन हमने अपनी पिछली कक्षा में कर लिया है। भाग 2 का अध्ययन प्रारंभ करने से पहले हम जो हमारी पिछली कक्षा में पाठ्य वस्तु पढ़ाई गई है उसके ऊपर एक नज़र डालते हैं। पिछली कक्षा के विगत कक्षा के पाठ्य विषय के महत्वपूर्ण बिंदु कि हमने पिछली कक्षा में किन पाठ्य वस्तुओं की जानकारी ली थी। सबसे पहले व्यायाम का अर्थ, हमने व्यायाम किन शारीरिक गतिविधियों को कहते हैं इनके विषय में जाना। दूसरा, व्यायाम के सामान्य नियम कि व्यायाम करने से पहले किन नियमों की जानकारी लेनी चाहिए और किन नियमों का पालन हमको करना चाहिए। तीसरा, विभिन्न अवस्थाओं में उपयोगी व्यायाम कि कौन कौन सी अवस्था में कौन सी शारीरिक क्रियाएं की जाएं जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी हो। साथ ही विकास पर व्यायाम का प्रभाव, हमने विकास के जो मुख्य स्वरूप थे उन सभी के ऊपर व्यायाम का क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में जानकारी ली। पिछली कक्षा के पाठ्य विषय से संबंधित गृह कार्य के रूप में हमने कुछ प्रश्न लिखवाए थे। पहले हम उन प्रश्नों के उत्तरों को देख लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न था, व्यायाम से क्या तात्पर्य है? तो हमारा उत्तर है, व्यायाम उन समस्त क्रियाओं एवं गतिविधियों को कहते हैं जो शरीर के विभिन्न अंगों को सुचारू रूप से कार्य करने तथा सक्रिय बनाने के लिए की जाती हैं। दूसरा प्रश्न, व्यायाम किस प्रकार के वातावरण में करना चाहिए, क्यों? तो व्यायाम प्रातःकाल सदैव खुली हवा में करना चाहिए। कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि हम प्रातःकाल करें, जिससे अधिक से अधिक शुद्ध और ऑक्सीजन युक्त वायु हमें प्राप्त हो सके। हमारा तीसरा प्रश्न है, वृद्धों के लिए सबसे उपयुक्त व्यायाम क्या है? इसका उत्तर है, वृद्धों के लिए सबसे उपयुक्त व्यायाम है सुबह शाम खुली हवा में घूमना। अब हम आज अपने पाठ के आगे के भाग को शुरू करते हैं। पिछली बार हमने विकास के विभिन्न पक्षों पर व्यायाम का प्रभाव देखा था। आज हम सबसे पहले क्रियात्मक क्षमता पर व्यायाम का प्रभाव देखेंगे, फिर व्यायाम के लाभों के बारे में जानकारी लेंगे। थकान तथा विश्राम क्या है और इसका क्या हमारे जीवन में रोल है, क्या इसकी भूमिका है, इसके बारे में जानेंगे। प्राणायाम क्या है और व्यायाम करने की कुछ घरेलू विधियों को देखेंगे। सबसे पहले क्रियात्मक क्षमता पर व्यायाम का प्रभाव। कार्य या श्रम करने की शक्ति या क्षमता को क्रियात्मक क्षमता के रूप में जाना जाता है। अर्थात जो हम काम करने के लिए हमें जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है और उस ऊर्जा के द्वारा जो कार्य करने की हमें क्षमता उत्पन्न होती है, उस कार्य करने की क्षमता को ही हम शारीरिक रूप से किसी भी कार्य करने की जो क्षमता हमें प्राप्त होती है उसे ही हम क्रियात्मक क्षमता के रूप में जानते हैं या उसे ही क्रियात्मक क्षमता के रूप में जाना जाता है। सामान्य क्रियात्मक क्षमता के लिए शरीर का स्वस्थ तथा समुचित स्तर का ऊर्जावान होना अनिवार्य कारक है। सबसे पहले तो आवश्यक है कि हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हों और इसके लिए सबसे अनुकूल कारक नियमित रूप से व्यायाम करना ही है। अगर हम नियमित रूप से व्यायाम नहीं करेंगे तो जो हम विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व ले रहे हैं, साथ ही साथ नींद ले रहे हैं, विश्राम ले रहे हैं, वो पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर पाएगी। साथ ही सामान्य तथा उत्तम क्रियात्मक क्षमता के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति का चित्त प्रसन्न हो तथा उसमें उत्साह और उल्लास की कमी ना हो, अर्थात उसका मन भी खुश होना चाहिए। यदि व्यक्ति का मन खुश है, वो प्रफुल्लित है, तो बहुत उमंग और उल्लास के साथ अपने कार्य करता है। अगर हम देखें जो कार्य हमारे रुचि के होते हैं,
कितना भी समय हो जाए हम उसे बहुत अच्छे ढंग से करते हैं। तो इसलिए आवश्यक है कि हमारा मन भी खुश रहे। नियमित रूप से व्यायाम करने तथा खेल कूद में सम्मिलित होने से चित्त प्रसन्न रहता है तथा व्यक्ति उत्साहित रहता है। क्यों? क्योंकि जब हम व्यायाम करते हैं तो बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि हमें खुश रखने में भूमिका अदा करते हैं, उस समय स्रावित होते हैं, उस समय निकलते हैं जब हम व्यायाम को कर रहे होते हैं। तो हमारे शारीरिक रूप से खुश होने के साथ साथ मानसिक रूप से खुश होने के लिए, चित्त के खुश होने के लिए भी व्यायाम की आवश्यकता रहती है। इन परिस्थितियों में निसंदेह रूप से व्यक्ति की क्रियात्मक क्षमता भी निरंतर उत्तम रहती है। अगर हम खुश हैं, उल्लासित हैं, तो ना केवल हमारा मन खुश है वरन हमारे कार्य करने की जो क्षमता है वह भी अच्छी रहती है। अच्छी क्रियात्मक क्षमता वाला व्यक्ति जीवन के सभी क्षेत्रों में सफल रहता है, क्योंकि अगर हमारे कार्य करने की क्षमता अच्छी है तो वैसे भी व्यक्ति के तन से ज़्यादा उसके कार्य को महत्व दिया जाता है। अगर व्यक्ति कार्य करने में अच्छा निपुण होता है तो सभी लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं, हर जगह उसके साथ सहयोग करते हैं, उसके साथ चलना चाहते हैं, क्योंकि वह आसानी से दूसरे व्यक्तियों के कार्यों में सहयोग कर पाता है। इससे स्पष्ट होता है कि नियमित व्यायाम क्रियात्मक क्षमता के सुचारू विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि हमारा जो व्यायाम है हमारे शारीरिक रूप से हमें हष्ट-पुष्ट बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। अब हम देखते हैं व्यायाम के लाभ। समुचित व्यायाम करने से हमें निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं। नंबर 1, शरीर अधिक स्वस्थ, सुंदर, सुडौल तथा आकर्षक हो जाता है, क्योंकि यदि हम पौष्टिक आहार ले रहे हैं, अच्छी नींद ले रहे हैं, अच्छे से विश्राम कर रहे हैं, लेकिन कोई भी शारीरिक गतिविधि ना करें तो धीरे धीरे अनावश्यक रूप से हमारे शरीर पर वसा इकट्ठी होती जाती है और उस वसा के रूप में हमारे शरीर के चारों तरफ मोटापा घेर लेता है। जब हम मोटे हो जाते हैं, बेडौल हो जाते हैं, एक तो हमारे ऊपर किसी भी प्रकार के वस्त्र अच्छे नहीं लगते हैं, साथ ही जब हम अच्छे नहीं लगते हैं तो जो हमारा आत्मविश्वास है वह भी धीरे धीरे कम होने लगता है। तो नियमित व्यायाम से हम स्वस्थ रहते हैं, हम सुंदर लगते हैं, हमारा शरीर सुडौल होता है और हम आकर्षित लगते हैं, हम आकर्षक हो जाते हैं। तो हमारा व्यक्तित्व जब आकर्षक होता है तो हमारे दिल में, हमारे मन में आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। दूसरा, पेशियों के अधिक क्रियाशील हो जाने से शरीर तेजस्वी तथा स्फूर्तिदायक हो जाता है, आलस्य नहीं रहता है। अगर व्यक्ति को आलस्य रहे, अगर वो शारीरिक रूप से हष्ट-पुष्ट है लेकिन उसे फिर भी आलस्य रहता है, तो क्या होता है कि वह कार्य को उत्तम ढंग से नहीं कर पाता है। लेकिन यदि हम नियमित रूप से व्यायाम करते हैं तो हम में आलस्य नहीं रहता है, हम में ऊर्जा भरी रहती है, जिसके कारण हम तेजस्वी लगते हैं और साथ ही साथ हम में जब ऊर्जा रहती है तो हम में स्फूर्ति का भी संचार होता है और हम अच्छे ढंग से अपने कार्यों को कर पाते हैं। तीसरा, व्यायाम करते समय श्वसन क्रिया अधिक तेज हो जाती है, जिससे फेफड़े शुद्ध वायु ग्रहण करते हैं, उनकी सामर्थ्यधारिता तथा कार्य क्षमता बढ़ती है। इससे शरीर को अधिक ऑक्सीजन मिलने के साथ ही विषैली कार्बन डाइऑक्साइड को अधिक मात्रा में निकालने में सहायता मिलती है। हम जब तेजी से सांस ले रहे होते हैं तो जीवनदायिनी जो गैस होती है ऑक्सीजन हमारे शरीर में तेजी से जाती है और रक्त के माध्यम से हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं में पहुंच जाती है, जिससे हमारे शरीर की सभी मांसपेशियों का अच्छे से पोषण होता है। और जब हम ज़्यादा ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहे होते हैं उतनी ही तेजी से जो विषैली गैस है, हानिकारक गैस है, और गैस के माध्यम से हम जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसका बाहर निष्कासन करते हैं, विसर्जन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, जिससे कि हमारे शरीर में अच्छे शुद्ध वायु प्रवेश करती रहती है। चौथा, व्यायाम से हृदय गति बढ़ती है, अधिक रुधिर संचार होता है तथा शरीर के कोने कोने तक पोषक तत्व तथा ऑक्सीजन पहुंचती है। जब हम तेज़ी से व्यायाम कर रहे होते हैं तो हमारी हार्ट बीट्स जो हैं, हमारी जो हृदय की गति है तेज होती है, और हम सभी को पता है कि रुधिर के साथ ही, हमारे खून के साथ ही
ऑक्सीजन और जो भोजन के जो पोषक तत्व हैं जिनका अवशोषण कर लिया जाता है वो रक्त में मिलकर हमारे शरीर का पोषण करते हैं। जब रक्त तेजी से संचारित होता है तो पोषक तत्व और ऑक्सीजन भी हमारे शरीर के सभी अंगों तक, कोने कोने तक पहुंच जाती है और हमारे शरीर का अच्छे प्रकार से पोषण हो पाता है। हृदय रोग, श्वसन तंत्र के रोग तथा पाचन संबंधी रोगों के होने की आशंकाएं घट जाती हैं या कम हो जाती हैं, क्योंकि जब हमारे शरीर के सभी अंग सुचारू रूप से कार्य कर रहे होते हैं तो उनमें जो बीमारियां हैं वो जल्दी से नहीं आती हैं। जब जल्दी से बीमारियां नहीं आती हैं तो हमारा शरीर भली प्रकार से कार्य करता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि व्यायाम विभिन्न प्रकार के तंत्रों के रोगों को भी कम करने में सहायक होता है। व्यायाम से मांसपेशियां मजबूत होती हैं, अर्थात शारीरिक शक्ति का विकास होता है। शारीरिक रूप से हम हष्ट-पुष्ट होते हैं क्योंकि मांसपेशियों के माध्यम से हम शारीरिक कार्यों को आसानी से कर पाते हैं। पाचन क्रिया तेज होती है, भूख अधिक लगती है, इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। जब हमारी पाचन क्रिया भली प्रकार से होगी हमें भूख लगेगी। अगर हमें भूख लगेगी तो जिस भोजन को हम खाएंगे उसे खाने के साथ साथ ही जो भोजन के पाचक रस हैं हमारे शरीर में अच्छे से स्रावित होंगे, हमारे भोजन का अच्छे से पाचन होगा। पाचन होने के साथ ही भोजन का अच्छे ढंग से अवशोषण होगा और अवशोषण के साथ ही जो हमारा उसका हानिकारक व्यर्थ पदार्थ बचते हैं उनका उत्सर्जन भी भली प्रकार से होगा, जिससे हमारे शरीर का पोषण अच्छे ढंग से होगा। व्यायाम से मानसिक विकास होता है, मानसिक तनाव भी कम होता है, मस्तिष्क की कार्यशीलता में वृद्धि होती है, क्योंकि शारीरिक रूप के साथ साथ हमें मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना अत्यंत आवश्यक है। जब हम मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं तो हम कार्यों को अच्छे ढंग से कर पाते हैं। अब आता है थकान तथा विश्राम। निरंतर कार्यरत रहने से शरीर में आलस्य एवं थकावट उत्पन्न होने लगती है। शारीरिक तथा मानसिक थकावट को दूर करने के लिए विश्राम एवं निद्रा की आवश्यकता पड़ती है। विश्राम एवं निद्रा मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए उतनी ही आवश्यक है जितना पौष्टिक भोजन एवं व्यायाम, क्योंकि हमारे शरीर में 3 प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं, ऐच्छिक पेशी, अनैच्छिक पेशी और हृदय पेशी। ऐच्छिक पेशी जिनसे हम अपने इच्छा अनुसार कार्य करते हैं। मैंने सोचा कि मैं हाथ को बंद कर लूं और फिर हाथ को खोल लूं, तो जो ये मैंने क्रिया की ये किन पेशियों के द्वारा हुई? ये हमारी ऐच्छिक पेशियों के द्वारा हुई। दूसरी अनैच्छिक पेशियां जिन पर हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं होता, जैसे हमारा श्वसन तंत्र है, हमारा पाचन तंत्र है, हमारा हृदय संस्थान है, ये अपनी इच्छा से कार्य करते रहते हैं। तीसरे हैं हमारे हृदय पेशी, ये इनकी कार्य विधि अनैच्छिक पेशी जैसी होती है, जबकि इनकी जो रचना होती है वह ऐच्छिक पेशी जैसी होती है, इसलिए इन्हें नाम दिया गया है हृदय पेशियां। तो जो हमारी ऐच्छिक पेशियां हैं, जो हमारी इच्छा से कार्य करती हैं, यदि हम उनसे लगातार कार्य करते रहें और हम आराम ना करें तो धीरे धीरे उनकी कार्य क्षमता खत्म होती जाती है, उनमें टूट फूट हो जाती है और वो भली प्रकार से कार्य नहीं कर पाती हैं। इसलिए हमें भोजन के साथ साथ अच्छे तरीके से विश्राम करने और थकान को दूर करने की भी आवश्यकता रहती है। विश्राम कैसे? विश्राम 2 प्रकार का होता है। नंबर 1, जागते हुए लेटकर विश्राम करना। अगर ऐसी परिस्थिति है कि हम सो नहीं सकते तो अगर हम कुछ देर जागती अवस्था में भी लेट जाएं तो हमारी मांसपेशियां, हमारे तंत्र आरामदायक अवस्था में आ जाते हैं और उसके द्वारा भी हमारी मांसपेशियों को आराम प्राप्त हो जाता है। दूसरी अवस्था है निद्रित अवस्था में विश्राम करना, जिसमें हम सो जाते हैं। सो जाने से हमारे संपूर्ण शरीर का आराम हो जाता है, थकान खत्म हो जाती है। शारीरिक एवं मानसिक थकान दूर करने के लिए मनोरंजन भी अच्छा साधन है। मनोरंजन के विभिन्न साधन होते हैं, इससे मन बहलाव के अतिरिक्त मस्तिष्क की थकावट भी दूर होती है। इसके अतिरिक्त कार्य में परिवर्तन करके अथवा शरीर को ढीला छोड़कर हम कार्यरत रहने पर भी थोड़ा विश्राम ले सकते हैं। सबसे पहले तो यदि हमें जो हमारे पसंदीदा खेल हैं, हमारे पसंदीदा कार्य हैं, जिन्हें हम शौक या हॉबीज़ कहते हैं,
किसी व्यक्ति को चित्रकारी करना पसंद है, किसी को संगीत सुनना पसंद है, किसी को संगीत कह दीजिए गाना गाना पसंद है। अगर इन क्रियाओं को हम करें, कितने भी थके हुए हैं, जबकि इसमें भी शारीरिक ऊर्जा व्यय हो रही है, लेकिन इसके बावजूद हमारा मानसिक रूप से जो तनाव है, जो मानसिक थकान है, वो खत्म हो जाती है। दूसरा तरीका है कि यदि हम जो या जिस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए अगर हम मानसिक रूप से कोई कार्य कर रहे हैं, उस कार्य को छोड़ के हम शारीरिक रूप से कार्य करने लगे तो हमारा मानसिक थकान दूर हो जाए। अगर हम शारीरिक कार्य कर रहे हैं, थोड़ी देर आराम से बैठ के कोई मानसिक कार्य करने लगे तो हमारी शारीरिक थकावट दूर हो सकती है। अर्थात हम कार्य में परिवर्तन करके भी अपनी शारीरिक और मानसिक थकावट में कमी ला सकते हैं। अब निद्रा एवं विश्राम से लाभ कि क्या क्या लाभ होते हैं। सबसे पहले शरीर व मस्तिष्क में उत्पन्न हुए विष समाप्त हो जाते हैं। जितने हमारे विष होते हैं वे हमारी सोने से दूर हो जाते हैं। दूसरा, मस्तिष्क एवं तंत्रिका तंत्र को विश्राम देने से उसकी कार्यकुशलता एवं कार्य क्षमता में वृद्धि हो जाती है। कितनी बार होता है कि हमें कोई बहुत ज़रूरी काम करना होता है और हम सोचते हैं कि इसे अभी निपटा लें, लेकिन अगर हम लगातार कई घंटे से काम कर रहे होते हैं तो हमारी कार्य क्षमता में कमी आ जाती है, साथ ही साथ कार्य कुशलता में कमी आ जाती है। लेकिन यदि हम थोड़ी देर आराम करने के पश्चात दोबारा से करें तो हम कम समय में भी अच्छे ढंग से उस कार्य को कर सकते हैं। तो जो हमारी निद्रा और विश्राम है, ये हमारी कार्य कुशलता को भी बढ़ाते हैं। तीसरा, निद्रा से हृदय की गति, श्वास की गति एवं नाड़ी की गति मंद पड़ जाती है, जिसके फलस्वरूप शारीरिक ऊर्जा कम व्यय होती है और शरीर अपनी व्यय हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त कर लेता है। जो तंत्रिकाओं में, हमारी मांसपेशियों में टूट फूट होती है, उनकी भी मरम्मत हो जाती है। अब आता है प्राणायाम। श्वास प्रक्रिया को नियंत्रित करके उसमें एक क्रम लाना प्राणायाम कहलाता है। प्राणों का आयाम, जिसमें हम सांस लेने और छोड़ने की गति नियंत्रित करते हैं, जिससे कि हमारे एक रिदम, एक गति आ जाती है और इस रिदम और इस गति को ही हम प्राणायाम कहते हैं। हम चित्र में जो व्यक्ति है, यह अनुलोम विलोम की प्रक्रिया को कर रहा है। इसके अंतर्गत एक नासिका को बंद कर कर दूसरी खुली नासिका से हम श्वास लेते हैं, फिर पहली नासिका को बंद करते हैं और दूसरी नासिका से हम श्वास को छोड़ते हैं। इसके द्वारा हम अपने श्वास लेने और छोड़ने की जो प्रक्रिया है उसे क्रम में लाते हैं। अब आता है प्राणायाम से लाभ। सबसे पहले शरीर निरोगी रहता है, दूसरा पाचन शक्ति में वृद्धि होती है, तीसरा आयु में वृद्धि होती है और चौथा शारीरिक एवं प्राण शक्ति में वृद्धि होती है। स्पष्ट हो रहा है कि हमारे शरीर के लिए कितनी लाभदायक क्रिया है। अब आती हैं व्यायाम करने की कुछ घरेलू विधियां। कुछ ऐसी विधियां भी हैं जिन्हें हम आसानी से अपने घर में करें तो हम बहुत सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले गर्दन की जकड़न के लिए। गर्दन की जकड़न क्या होती है? लगातार एक ही स्थिति में बैठे रहने के कारण या झुककर एक ही स्थिति में लगातार कार्य करने से गर्दन में जकड़न पैदा हो जाती है। इससे बचने के लिए जो हमारा चित्र दिखाया हुआ है, अगर हम उसके आधार पर व्यायाम को करें तो हम क्या करेंगे? हम अपनी गर्दन की जकड़न को दूर कर सकते हैं। इसके लिए हम अपनी गर्दन को सीधा रखें। सीधा रखने के बाद ऊपर ले जाएं, नीचे लाएं, दाएं बाएं क्रम से धीरे धीरे घुमाएं। फिर हम अपने गर्दन को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं तो हमारे गर्दन की जकड़न दूर हो जाती है। इसके साथ ही साथ गर्दन के लिए बहुत अच्छा व्यायाम होता है जिसमें हम हाथ रख के अपनी गर्दन को रोकते हैं, फिर पीछे की तरफ से, साइड से, दूसरी तरफ से, नीचे से, ऊपर से। अगर हम लगातार व्यायाम की इन प्रक्रियाओं को करें तो हमारी गर्दन में जकड़न नहीं होगी और अगर हो गई है धीरे धीरे नियमित अभ्यास से वो दूर हो जाएगी। अगला है कंधों की जकड़न के लिए। ये भी हमारे व्यायाम की घरेलू विधि है। इसमें हम सीधे खड़े हो जाएं और लगभग 1 फीट की दूरी अपने दोनों पैरों में रख लें। अब हम अपने हाथों को गर्दन के पीछे करके
आपस में जकड़ लें तथा कोहनियों को धीरे धीरे आगे पीछे ले जाएं। ऐसा करने से क्या होता है, जो हमारे कंधों की मांसपेशियां हैं उनमें खिंचाव होता है और धीरे धीरे जब वो खिंचाव होता है तो वहाँ की मांसपेशियां क्रियाशील हो जाती हैं। जब वहाँ की मांसपेशियां क्रियाशील हो जाती हैं तो मांसपेशियों में से जकड़न दूर हो जाती है और हमारी मांसपेशियां अच्छे ढंग से कार्य करती हैं। अगर हम इन्हें नियमित रूप से रोजाना करें तो हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर हमें समस्या शुरू हो गई और हम नहीं करते थे, तो अगर हम इसे नियमित रूप से करने लगे तो धीरे धीरे हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं। अब आता है पीठ या कमर की जकड़न के लिए। इसके लिए भी हम 2 व्यायाम कर सकते हैं। पहला है भुजंगासन, दूसरा है वक्रासन। भुजंगासन जैसा कि हमारे चित्र में दिखाया गया है, जमीन पर, किसी समतल जमीन पर कोई भी मोटी दरी, कपड़ा, मैट जो उपलब्ध हो वह ले लें। कोशिश करें प्रातःकाल नहीं तो शाम को, जब हमारा पेट खाली होना चाहिए, कम से कम 3 या 4 घंटे पहले हमने भोजन किया हो, उसके बाद नहीं होना चाहिए। साथ ही हम खुली हवा में लेट जाएं, दरी या मैट को बिछा लें, पेट के बल लेटें और अपनी छाती के पास लेटी हुई अवस्था में छाती के दोनों तरफ अपने हाथों को रख लें। हाथों को रखने के बाद धीरे धीरे हम अपनी गर्दन को ऊपर ले जाएं और ले जाकर जो हमारे पीठ का सबसे नीचे का हिस्सा है उस पर दबाव दें और 10 तक की गिनती करें। 10 तक की गिनती करने के बाद धीरे धीरे अपनी पुरानी अवस्था में आ जाए। इस अवस्था में आने के बाद कुछ सेकंड रुकने के बाद इन क्रियाओं की पुनरावृत्ति करें, अर्थात बार बार करें। धीरे धीरे अपनी क्षमता बढ़ाएं। शुरुआत में 5 बार, 7 बार, फिर 10 बार। ऐसे करते हुए हम 10 मिनट, 15 मिनट तक अगर लगातार ये क्रियाएं, अलग अलग क्रियाएं करने लगें तो हमारे पीठ या कमर में जो दर्द हो जाता है वह दर्द नहीं होगा। क्योंकि अगर देखें तो हमारे शरीर को सीधा रखने के लिए, विभिन्न प्रकार से आगे पीछे झुकने के लिए, साइड में झुकने के लिए, सामान उठाने के लिए सबसे मदद जो करती है वह हमारी कमर या पीठ करती है। लेकिन यदि अगर हमारी कमर या पीठ में उम्र बढ़ने के कारण, वज़न बढ़ने के कारण, नियमित रूप से शारीरिक रूप से व्यायाम ना करने के कारण, शारीरिक गतिविधियां ना करने के कारण समस्या होने लगी हैं, तो हम पहले ये व्यायाम करें। दूसरा है हमारा वक्रासन, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। चित्र की स्थिति के आधार पर हम बैठ जाएं, दोनों पैरों को सीधा कर लें, एक पैर को दूसरे पैर की तरफ मोड़ लें। जिस पैर को हमने मोड़ा है उसी तरफ के हाथ को हम पीछे ले जाएं और जो हमारा पैर सीधा है उस तरफ के हाथ को सीधे पैर के आगे की तरफ ले आएं, जैसे कि हमारे चित्र में दिखाया भी गया है। अपने चेहरे को हम घुमा लें और अपनी कमर में खिंचाव देने की कोशिश करें। जब हम अपनी कमर में खिंचाव देंगे और धीरे धीरे 5-7 गिनती तक हम इसे गिने तो धीरे धीरे हमारी जो कमर की या पीठ की मांसपेशियों में खिंचाव आया वह दूर हो जाएगा। यही क्रिया फिर हम दूसरे पैर में परिवर्तित करके करें। इससे क्या होगा, इससे हम आसानी से अपनी कमर को लचीला बना सकते हैं। जो हमारी मेरुदंड है, जो रीढ़ की हड्डी है, जो हमारे शरीर को साधने का कार्य करती है, वहाँ और उससे नीचे के हिस्से की मांसपेशियाँ क्रियाशील होती हैं, लचीली होती हैं, हष्ट पुष्ट होती हैं, सुदृढ़ होती हैं, जिसके द्वारा हम आसानी से अपनी पीठ को मजबूत बना सकते हैं, क्रियाशील बना सकते हैं, जिससे कि आसानी से हम अपने पीठ के जो रोग हैं इन्हें भी दूर कर सकते हैं। अब अगला आता है संपूर्ण शरीर की जकड़न के लिए। अर्थात यदि इस क्रिया को हम करें तो हमारे शरीर के जो संपूर्ण अंग है, अगर हम नियमित रूप से करें तो हमारे शरीर के जो संपूर्ण अंग हैं उन अंगों को हम क्रियाशील कर सकते हैं और अपने शरीर की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। सामान्य रूप से अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर हम अपनी गर्दन की करें तो हमारी गर्दन की जकड़न दूर होगी। दूसरा, हम अपने कंधों में जो खिंचाव होता है, जो सामान्य रूप से धीरे धीरे होने लगता है, अगर हम कंधों का व्यायाम करेंगे तो हमारे कंधों की जकड़न दूर हो जाएगी। भुजंगासन
और हम वक्रासन करेंगे तो हमारी पीठ मजबूत हो जाएगी। और इसके साथ ही यदि हम अर्धशलभासन, इस आसन का नाम है अर्धशलभासन। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि इस आसन को हम अर्धशलभासन क्यों कहते हैं। टिड्डे नामक कीट को शल्भ भी कहते हैं। जो टिड्डा आप लोगों ने देखा होगा, हरे रंग का होता है, बरसात के मौसम में दिखाई देता है, उसको हम शल्भ कहते हैं। इस आसन में शरीर की आकृति कुछ इसी तरह की हो जाती है, अर्थात जब हम इस आसन को कर रहे होते हैं तो कुछ कुछ हम टिड्डे जैसे प्रतीत होते हैं, इसलिए इसे शल्भासन कहते हैं। जब इसमें हम एक पैर को ऊपर उठाने से, जब इस आसन को कर रहे होते हैं इसमें एक पैर को ऊपर उठाते हैं, तब हम इस आसन को अर्धशलभासन कहते हैं। यह मेरुदंड के नीचे वाले भाग में होने वाले सभी रोगों को दूर करता है। मैंने अभी पहले भी बताया था कि जो हमारी कशेरुकाएं हैं, जो हमारी मेरुदंड है, जिसे साधारण भाषा में हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, वह हमारे शरीर को साधने का कार्य करती है। अगर उसमें किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाती है तो उस समस्या को दूर करना आवश्यक होता है, नहीं तो हमारे उठने, बैठने, झुकने सब में समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। तो अर्धशलभासन हमारे मेरुदंड के आसपास के और उसके नीचे के होने वाले रोगों को दूर करता है। इसके द्वारा कौन से रोग आसानी से दूर होते हैं? कमर दर्द एवं सियाटिक दर्द के लिए विशेष लाभप्रद होता है। अर्थात यदि हम इस आसन को लगातार करें तो हमारी कमर का दर्द और सियाटिक का दर्द दूर हो जाता है। ये कुछ आसान घरेलू विधियां हैं। अगर हम इसे नियमित रूप से करते रहें तो हम आसानी से अपने शरीर को हष्ट पुष्ट बना सकते हैं। पाठ से संबंधित मैंने कुछ प्रश्न दिए हैं, अब हम पहले उन प्रश्नों को देख लेते हैं। सबसे पहला है, व्यायाम के लाभ बताइए कि व्यायाम करने से हमें कौन से लाभ मिलते हैं। जिस रूप में आपसे प्रश्न पूछा जाए उसी रूप में आप उत्तर दे दीजिएगा। जैसे इसमें हमने अभी स्पष्ट नहीं किया कि आप अति लघु के रूप में देंगे, लघु में देंगे या विस्तृत में देंगे। अति लघु आप एक दो लाभ बता सकते हैं, लघु में दें सभी लाभ बताइएगा, और यदि विस्तृत में दें तो सभी लाभ बताने के बाद विस्तृत रूप से आप अच्छे ढंग से उन्हें समझा के लिखिएगा, जिससे कि वो कम से कम 3-4 पेज में हमारा उत्तर आए और स्पष्ट रूप से सभी को पता लग जाए कि व्यायाम करने से क्या लाभ प्राप्त होते हैं। दूसरा, विश्राम एवं निद्रा क्यों आवश्यक है, कि हमारा विश्राम और जो नींद है ये हमारे जीवन में क्यों आवश्यक है। इसे भी इसी रूप में, विस्तृत तो नहीं आता लेकिन अति लघु और लघु रूप में ये प्रश्न आ जाता है। फिर है, अच्छी क्रियात्मक क्षमता से क्या लाभ होता है। इसमें भी जिस रूप में पूछा जाए, अगर विस्तृत में पूछा जा रहा है तो पहले तो क्रियात्मक क्षमता किसे कहते हैं, अच्छी क्रियात्मक क्षमता क्या होती है, उसके लिए कौन कौन से तत्व आवश्यक हैं, किस ढंग से हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं, इस बारे में अच्छे से जानकारी दे सकते हैं। फिर हमारा चौथा प्रश्न आता है, व्यायाम से व्यक्ति के विकास के कौन कौन से पक्ष प्रभावित होते हैं। अति लघु केवल हमें 5 रूप बता देने हैं। अगर हमसे लघु में पूछा जाए तो इन्हें दो लाइनों में बताने, और अगर विस्तृत रूप में पूछा जाए तो हम इन्हें विस्तार से समझा सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को पाठ अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।